सभी को नमस्कार। मैं विकास बढ़िया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 4 है और भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर विस्तार से वर्णन किया गया है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में राज्य की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। और जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में जो अनुदेश प्रपत्र था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें भी भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में स्थान दिया गया है। देखिए, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको भारतीय संविधान में शामिल करने का एकमात्र उद्देश्य ये कि देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित किया जाए और इसी उद्देश्य से एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में ये सहायक हों। जैसा कि भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं, वो भारत को भविष्य में देखना चाहते थे। देखिए, ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये देश के शासन में अपना मूलभूत स्थान रखते हैं। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि इन तत्वों का प्रयोग यथासंभव विधि निर्माण में करे। यानी जो भी राज्य, जो भी सरकार अपनी जो नीतियां बनाए, उन नीतियों में उनका ये दायित्व बनता है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि इन तत्वों का जो प्रयोग है, इन नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोग है, वो विधि निर्माण में करे। देखिए, ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको बाध्यकारी नहीं बनाया गया। बाध्यकारी क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो ऐसे समय में देश की जो स्वतंत्रता है वो नवजात स्थिति में थी और ऐसे में राज्य के पास इन विस्तृत नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए न तो पर्याप्त आर्थिक संसाधन थे और न ही प्रशासनिक व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि इनको तुरंत संविधान में लागू किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भारतीय संविधान का जो भाग 4 है और उसके जो अनुच्छेद हैं 36 से लेकर 51 तक, इन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं। इनका उद्देश्य समाज में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, देश में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। अब एक एक करके हम इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनकी जो शुरुआत है वो अनुच्छेद 36 से होती है। पहला जो अनुच्छेद है, आर्टिकल 36, इसमें क्या प्रावधान है? इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है और इसके अंतर्गत किन किन को सम्मिलित किया गया है, जैसे संसद और भारत सरकार, राज्य विधानमंडल और राज्य सरकार, अन्य स्थानीय संस्थाएं और प्राधिकारी, ये सब, इन सब से मिलकर राज्य का निर्माण होगा। अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 37, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। कई बार ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और जो द्वितीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं, उनके जो 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, जो एनुअल एग्जाम होती है उनकी, उसके अंतर्गत कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वाद योग्य हैं या वाद योग्य नहीं हैं।
तो देखिए, इस संबंध में भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद जो 37 है वो स्पष्ट शब्दों में इस बात को इंगित करता है कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये वाद योग्य नहीं हैं, इनका उल्लंघन होने पर हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। तो इसमें इस बात का प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होने पर हम न्यायालय में नहीं जा सकते। अगले अनुच्छेद की बात करते हैं तो इसमें ये प्रावधान की कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा और एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित होगी। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन उनको प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में स्त्री पुरुषों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव है उसको वर्जित किया गया है। देखिए, संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके अंतर्गत एक नया नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया 39 कै के अंतर्गत। इसमें ये प्रावधान किया गया कि राज्य जो समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए अनिवार्य व निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। यानी समाज का एक ऐसा तबका जो कमज़ोर है तो उनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाने का राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा। अब देखिए, वर्तमान समय में जो हम स्थानीय स्तर पर ये जो ग्राम पंचायतें जो हमें नज़र आती हैं इसका प्रावधान भी नीति निर्देशक तत्वों में ही किया गया था। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद जो 40 है उस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान किए गए थे। अगला जो अनुच्छेद है वो है 41 अनुच्छेद 41। इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि कुछ दशाओं में लोक सहायता प्राप्त करने के अवसर जैसे बेकारी, बेरोजगारी, बुढ़ापा आदि परिस्थितियों में राज्य है वो हर संभव लोक सहायता है वो उपलब्ध कराएगा। अगला जो अनुच्छेद है 42 उसमें ये प्रावधान किया गया है कि राज्य है वो काम की मानवोचित दशाएं सुनिश्चित करेगा और स्त्रियों को प्रसूति सहायता अवकाश उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि श्रमिकों के लिए काम करने के जो घंटे हैं वो सुनिश्चित किए जाएंगे, उनके वेतन का निर्धारण किया जाएगा और उनके स्वास्थ्य की उचित देखभाल हो ऐसा प्रावधान किया जाएगा। अनुच्छेद 43 में ये प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 43 कै जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें क्या प्रावधान किया गया है? इसमें ये प्रावधान किया गया है कि उद्योगों के निर्माण में राज्य श्रमिकों की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करेगा। ये जो अगला जो आर्टिकल है जिसको कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि समान नागरिक संहिता इक्वल सिविल कोड, तो इसका जो प्रावधान है समान नागरिक संहिता के निर्माण करने का प्रावधान, ये भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 44 है इसके अंतर्गत इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद जो 45 है 45 इसमें ये प्रावधान किया गया है कि राज्य है वो 0 से 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाए जाने की व्यवस्था करेगा। और अगला जो अनुच्छेद है 46 इसमें ये प्रावधान किया गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान करेगा। अगला जो अनुच्छेद है 47 उसमें ये प्रावधान किया गया है कि राज्य नागरिकों को पौष्टिक आहार या पोषाहार उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगा और लोगों के स्वास्थ्य को ऊपर उठाने का प्रयास करेगा। जो राज्य के जो हानिकारक पेय पदार्थ हैं, शराब आदि पर नियंत्रण रखने का राज्य हर संभव प्रयास करेगा। अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है
48 उसमें ये प्रावधान किया गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन की नई नई तकनीकों को विकसित करने का प्रयास करेगा। विशेषकर जो दुधारू पशु हैं, दूध देने वाले जो पशु हैं, उनकी नस्लों में सुधार करने का राज्य प्रयास करेगा। कृषकों को उन्नत जो खाद बीज नए जो औजार हैं उनको उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। अगला जो अनुच्छेद 48 क है उसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है और इसमें भी ये प्रावधान किया गया है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण और अन्य जीवों के संरक्षण हेतु विशेष प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 जो है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जो धरोहर है, जो है, उनको संरक्षण प्रदान करेगा और उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा। अगला जो अनुच्छेद है 50 उसमें ये प्रावधान किया गया है कि राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका है उसको पृथक पृथक करेगा। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो पृथक्करण की जो व्यवस्था है वो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो संविधान का जो अनुच्छेद 50 है उसके अंतर्गत की गई है। और जो अंतिम जो अनुच्छेद है 51 ये भारत की जो विदेश नीति है उससे संबंधित है। इसमें ये कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना हेतु हर संभव विशेष प्रयास करेगा। तो ये इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक विभिन्न प्रकार के प्रावधान थे। संक्षेप में यदि हम इनको दोहराने का प्रयास करते हैं तो जैसे अनुच्छेद जो 36 है उसमें हमने देखा है कि राज्य को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 37 है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि राज्य जो है वो यदि मान लीजिए राज्य के अंतर्गत यदि किसी नागरिक के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होता है तो वो न्यायालय की शरण नहीं ले सकेगा। अर्थात अनुच्छेद 37 है वो इस बात का स्पष्ट प्रावधान करता है कि नीति निर्देशक तत्व हैं ये वाद योग्य नहीं हैं। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रयास किए गए हैं और ये राज्य से अपेक्षा की गई है कि सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित समाज की स्थापना सुनिश्चित हो। अनुच्छेद 39 में स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 क में जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया, राज्य के कमज़ोर और जो अभावग्रस्त जो वर्ग हैं उनको अनिवार्य व निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में लोक सहायता प्राप्त करने के अवसर जैसे बेकारी, बेरोजगारी, बुढ़ापा आदि परिस्थितियों में राज्य द्वारा लोक सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 42 में काम की मानवोचित दशाएं सुनिश्चित करना और स्त्रियों को प्रसूति सहायता अवकाश उपलब्ध करवाना। 43 में श्रमिकों के लिए काम करने के घंटे सुनिश्चित करना, उनके वेतन का निर्धारण करना, उनके स्वास्थ्य की उचित देखभाल करना। अनुच्छेद 43 का जैसा कि मैंने बताया था कि इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया और इसमें ये प्रावधान किया गया कि जो उद्योगों का निर्माण होगा उसमें राज्य के श्रमिकों की भागीदारी है वो सुनिश्चित की जाएगी। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 45 है उसमें 0 से 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको राज्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद जो 46 है उसमें राज्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान करेगा। अनुच्छेद जो 47 है उसमें यह है कि राज्य नागरिकों को पौष्टिक आहार या पोषाहार उपलब्ध करवाएगा और लोगों के स्वास्थ्य को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा और हानिकारक जो मादक पदार्थ हैं जैसे कोई औषधि है, शराब है, इनके ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद जो 48 है उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य कृषि और पशुपालन की जो तकनीकें हैं उनको विकसित करने का प्रयास करेगा और विशेषकर जो दूध देने वाले जो पशु हैं, दुधारू पशु हैं,
उनकी नस्ल में सुधार करने का प्रयास करेगा और जो किसान हैं, जो कृषक वर्ग है, उसको उन्नत किस्म के बीज और नए प्रकार के औजार उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 48 क है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें राज्य पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीवों के संरक्षण हेतु विशेष प्रकार के प्रयास करेगा। अनुच्छेद जो 49 है उसमें जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनको संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने का जो कार्य है वो राज्य करेगा। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 में राज्य है वो शांति और सुरक्षा की स्थापना हेतु विशेष प्रयास करेगा। ये भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं। इसमें देखिए 44वां जो संविधान संशोधन हुआ 1978 के माध्यम से, उसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 38 क, और इस 38 क में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया कि राज्य नागरिकों में आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। जो अमीरी और गरीबी का जो अंतर है, जो खाई है, जो बढ़ रही है, उसको कम करने का प्रयास करेगा। ये जो आर्टिकल 38 क जो है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगला जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है कि अनुच्छेद जो 43 ख है इसको 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्य सहकारी साख समितियों की स्थापना कर सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि कुछ जो अनुच्छेद है वो संविधान में जोड़े गए हैं। वो कौन कौन से अनुच्छेद मैंने आपको बताया था। एक तो 39 क है जिसमें ये कहा गया है कि कमज़ोर जो वर्ग है उसको राज्य अनिवार्य और निःशुल्क जो विधिक सहायता है वो उपलब्ध कराएगा। तो ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। अगला जो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद 43 क जो है वो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया कि उद्योगों के निर्माण में राज्य श्रमिकों की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करेगा। आर्टिकल 48 क जो है वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया, जिसमें इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया कि राज्य पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण हेतु विशेष प्रकार के प्रयास करेगा। तो ये कुछ 5-4 जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। अब देखिए विभिन्न विद्वानों ने नीति निर्देशक तत्वों को अलग अलग तरीके से संबोधित किया है। पहले विचारक हैं सर आइवर जेनिंग्स। तो सर आइवर जेनिंग्स ने नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक और पुण्य आकांक्षाएं कहकर संबोधित किया है। दूसरे जो विचारक हैं विद्वान हैं के.टी. शाह। तो के.टी. शाह ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसकी भुनने की तिथि है वो बैंक की इच्छा पर निर्भर है। तीसरे जो सबसे महत्वपूर्ण जो विद्वान हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो देश में समाजवादी ढांचे की स्थापना करते हैं। अगले जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं ग्रेनविल ऑस्टिन, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नीति निर्देशक तत्व आर्थिक क्रांति को देश में बढ़ावा देते हैं। प्रसिद्ध विद्वान जो हैं डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने इस बात को स्पष्ट शब्दों में इंगित किया है कि ये नीति निर्देशक तत्व देश में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने में सहायक हैं। एम.वी. पायली, तो एम.वी. पायली जो है उन्होंने भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं उनकी संज्ञा दी है। अब देखिए ये जो मौलिक अधिकार हैं और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें आधारभूत अंतर भी विद्यमान है। पहला अंतर हम देखते हैं कि मूल अधिकारों का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 3 के जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है उसमें किया गया है, जबकि
नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। तो पहला जो अंतर है वो तो ये हो गया कि मूल अधिकार हैं उनका प्रावधान संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका जो है वहाँ से ग्रहण किए गए हैं। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड का जो संविधान है उससे ग्रहण किए गए हैं। अगला जो अंतर है वो मैंने अभी आपको बताया था कि जो मूल अधिकार है वो वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब क्या हुआ? वाद योग्य का मतलब ये हुआ कि मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय की शरण है वो ली जा सकती है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होने पर न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। और ये स्पष्ट शब्दों में अनुच्छेद जो 37 है भारतीय संविधान का उसमें लिखा हुआ है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो वाद योग्य नहीं हैं। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मूल अधिकार हैं उनकी जो प्रकृति है वो नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनकी प्रकृति सकारात्मक है। मूल अधिकार देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। नीति निर्देशक तत्व देश में सामाजिक और आर्थिक जो लोकतंत्र है इसकी स्थापना करते हैं। देखिए, इन सब चीज़ों के बावजूद भी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका अपना महत्व है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व है इस बात से भी है क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति होती है। यद्यपि इन नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके पीछे जनमत की सत्ता होती है जो सबसे बड़ा प्रजातंत्र का न्यायालय होती है। यदि जनता के प्रति कोई भी सरकार इनकी अवहेलना का साहस करती है तो जनता है उनको अपदस्थ कर देती है। तो इस प्रकार से नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो महत्व है, वो नैतिक आदर्शों के रूप में महत्व है। यदि नीति निर्देशक तत्वों को केवल नैतिक धारणा ही मान लिया जाए तो इस रूप में भी इनका अपार महत्व है। ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा, फ्रांस में मानवीय तथा नागरिक अधिकारों की घोषणा, अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना को कोई वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, फिर भी इनका अपने देश में के इतिहास पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। और इसी प्रकार उचित रूप में यह आशा की जा सकती है कि ये निर्देशक तत्व भारतीय शासन की नीति को निर्देशित और प्रभावित करेंगे। अगला जो महत्व है वो ये है कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो शासन के मूल्यांकन का आधार हैं। शासन के मूल्यांकन का आधार कैसे हैं कि कोई भी मान लीजिए सरकार है, उसको इस आधार पर मापा जा सकता है या जांच की जा सकती है कि या उसको सफल और असफल घोषित किया जा सकता है कि शासक दल के द्वारा अपने मतदाताओं को नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सफलताएं बतानी पड़ती है और शासन शक्ति पर अधिकार करने के इच्छुक राजनीतिक दलों को इन तत्वों की क्रियान्विति के प्रति अपनी तत्परता और उत्साह दिखाना पड़ता है। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्व को विभिन्न दलों की तुलनात्मक जांच करने के योग्य बना दिया गया है। अर्थात मान लीजिए कोई सरकार है, उसकी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उसने अपनी नीतियों में कितने नीति निर्देशक तत्वों को स्थान प्रदान किया है। जो अगला जो महत्व है वो है सामाजिक और आर्थिक क्रांति के साधन। नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो सामाजिक और आर्थिक क्रांति के साधन हैं। इस प्रकार की सामाजिक और आर्थिक क्रांति का मार्ग नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है। संविधान की व्याख्या है उसमें भी ये सहायक हैं। कार्यपालिका प्रधान है वो भी इनका दुरुपयोग नहीं कर सकता। तो ये नीति निर्देशक तत्व जो हैं
यद्यपि ये वाद योग्य नहीं है, इनके उल्लंघन होने पर न्यायालय में भी नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी इन नीति निर्देशक तत्वों का अपना महत्व है। सरकार के पास में जब देश आज़ाद हुआ उस समय इतने पर्याप्त जो आर्थिक संसाधन है वो भी नहीं थे, प्रशासनिक व्यवस्था का भी अभाव था, इसलिए इनको तत्काल लागू नहीं किया गया, लेकिन फिर भी इनको भारतीय संविधान में उच्च स्थान है वो प्रदान किया गया है। और कोई भी सरकार हो उससे ये अपेक्षा की गई है कि वो अपनी जो नीतियां बनाए उनमें इनको सम्मिलित करे, इनको सम्मिलित करे। ये राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं। धन्यवाद।